पहले हमने होठों की स्थिति के आधार पर कहा था कि स्वर का उच्चारण विभिन्न प्रकार से किया जाता है। होठों की स्थिति के आधार पर अगर हम बात करें फिर से, तो इसे कहा जाता है आवृतमुखी और दूसरा है वृत्तमुखी। आवृतमुखी में क्या होता है कि जो ओठ होता है, हमारा जो होठ है वो वृत्तमुखी होता है या गोलाकार नहीं होता, गोलाकार नहीं होता। और इन स्वरों के उच्चारण में जैसे आ हर्षई दीर्घई ए, इसके साथ साथ जो वृत्त हमारे मुखी होते हैं वृत्तमुखी, इसमें क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ है वृत्तमुखी हो जाता है, मतलब गोलाकार हो जाता है, उसे वृत्तमुखी कहते हैं। जैसे हर्षऊ, दीर्घऊ, ओ, औ, अह, ठीक है। इन सभी में हमारे जो होठ होते थे वो वृत्तमुखी हो जाते थे। इसके बाद चलते हैं आप पांचवा, जिसे कहा जाता है पांचवा हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं, जैसे निम्ननासिक या मौखिक स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में जो हवा होती है वो केवल मुख से निकलती है। मुंह से निकलने वाली जो हवा होती है उसे ही हम कहते हैं निम्ननासिक या मौखिक स्वर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्ननासिक स्वर को पूछा जाता है, निम्ननासिक शब्द किन्हें कहा जाता है और कौन कौन से इनमें स्वर आते हैं। तो आ और ई आदि शब्द आते हैं। अनुनासिक स्वर किन्हें कहते हैं, तो वैसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलते हैं, नाक और मुंह दोनों से निकलते हैं, ओ ई, ये सभी। घोषत्व के आधार पर, मतलब घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में कंपन, श्वसन में कंपन। तो स्वर तंत्र में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। सघोष मतलब कंपन वाली ध्वनियाँ उत्पन्न होती है और इन्हें सघोष ध्वनियाँ कहते हैं। हमने बहुत सारे स्वरों का उच्चारण, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे स्वरों का उच्चारण करते हैं, जिससे हमें हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन दिखाई देता है, कंपन महसूस होता है, उसे घोषत्व कहा जाता है। और जो कंपन होता है उसे सघोष कहते हैं। अब चलते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या है जी, ठीक है, इन सभी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन हो जाए इसलिए हमने फिर से पढ़ा। व्यंजन क्या है कि स्वर की सहायता से जो बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। काफ़ी आसान भाषा है, में हम व्यंजन की परिभाषा दे सकते हैं। जो प्रत्येक व्यंजन होते हैं उच्चारण में आ स्वर मिला रहा होता है, सभी के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है, आ स्वर सबके उच्चारण में मिला होता है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव ही नहीं है। आ के बिना हम व्यंजन को लिख सकते हैं लेकिन उच्चारण नहीं कर सकते। परंपरागत रूप से कहें तो व्यंजन की संख्या 33 मानी गई है। कितनी मानी गई है, तो 33 मानी गई है। लेकिन जब ढ और र को जोड़ देते हैं तो हमारी जो संख्या होती है वो 35 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 35 हो जाती है। व्यंजनों का वर्गीकरण की बात करें तो व्यंजनों को अनेक प्रकार में बांटा गया। पहला है स्पर्श व्यंजन। तो वैसे व्यंजनों को उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुख्य किसी खास स्थान जैसे तालु, मूर्धा, दांत, होठ का स्पर्श करते हुए निकले, ठीक है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब फेफड़े से निकला स्वर, हमारा फेफड़े से निकला और मुख के किसी खास भाग से टच होकर निकला, ठीक है, तो उसे कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। जैसे उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग भी हैं। जैसे कवर्ग कंठी से निकलता है, चवर्ग तालव्य से निकलता है, टवर्ग मूर्धन्य से निकलता है, टवर्ग दंत से निकलता है तथा पवर्ग ओष्ठ से निकलती है। स्पष्ट है कि स्पर्श के पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम है। जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, मतलब पीछे से आगे होता है, इसके बाद कंठ, फिर से और सबसे बाद में होता है। जैसे बन है दिया हुआ नीचे, यहाँ तक बन दिया हुआ है नीचे, उच्चारण स्थान दिया हुआ है ये, और ये हमारा वर्ग, जिनमें हमें दिया हुआ है ये अल्प अघोष कौन है, अघोष महाप्राण कौन है, सघोष कौन है, सघोष महाप्राण कौन है, सघोष अल्प प्राण नासिक के है कौन है।
तो काखा गाघा अंगा पहले तो कंठ से निकलती है, कंठ से निकलती है, उच्चारण स्थान कंठ है। और ये जो चा छा जा यहाँ होती है तालव्य से निकलती है, तालव्य से निकलती है, जिसका मतलब तालु मुख के ऊपर की जो बाहरी छत होती है वो चा छा जा यहाँ ये सभी। मूर्धन्य से मूर्धन्य जिसे कहा जाता है मूर्धा। मूर्धा क्या होती है जी? मुख के भीतर की जो ऊपरी छत होती है, ऊपरी छत का अगला भाग, क्या अगला भाग जो होती है, अगला भाग उसे मूर्धन्य कहते हैं। ठीक है, अगला भाग को हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। इसमें क्या कहा जाता है? मूर्धन्य जितना भी है ये सब आ जाता है। दंत की बात करें तो कि जितने भी सदस्य वो आ जाते हैं, दंत के उच्चारण से उन्हें बोला जाता है। ओष्ठ का मतलब हुआ पा फा बाबा माँ, ये सभी ओष्ठ स्पर्शी व्यंजन है। और आगे चले तो एक नोट है जिसमें हमें अलग अलग सूचना दी गई है। उनमें कहा गया है कि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो चा वर्ण है वो स्पर्श संघर्ष वर्ण है, मतलब चा को बोलने में कठिनाई होती है। और घोषत्व के आधार पर उन्होंने कहा है कि घोष का अर्थ होता है स्वतंत्रियों में ध्वनि का कंपन। और उन्हीं के अनुसार उन्होंने सघोष और अघोष वर्ण का अघोष का वर्गीकरण किया। आघोष का मतलब हुआ जिन ध्वनियों में उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन ना हो उसे कहते हैं, जैसे हर वर्ग का पहला और दूसरा में। सघोष ध्वनि या सघोष या घोष ध्वनि किन्हें कहते हैं? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों के कंपन होता है उन्हें कहते हैं, जैसे तीसरा हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा पद। प्रणत्व के आधार पर हमने क्या किया कि प्रणत्व के आधार पर भी हमने इसके बारे में बताया। प्रणत्व के आधार पर यहाँ प्राण का अर्थ होता है हवा। ठीक है, हवा के निकलने के आधार पर प्राण का मतलब वैसे लोग समझते हैं जीवन। ठीक है, तो वो जीवन नहीं है, प्राण का मतलब हुआ हवा। इन्हें कहा जाता है अल्प प्राण में बांटा गया और महाप्राण में बांटा गया है प्राण को, प्राणत्व को। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं, मतलब कम हवा निकलने वाली, जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, इसे कहा जाता है अल्प प्राण, मतलब मुख से कम हवा निकलती है। और महाप्राण का मतलब मुख से जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। हवा निकले जिन व्यंजनों के उच्चारण में हुंकार ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देती है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। और महाप्राण उन्हें कहते हैं ना, वैसे व्यंजन को कहते हैं जिनके उच्चारण में हुंकार सुनाई दे। ठीक है, हुंकार या विशेष ध्वनि सुनाई दे। और ये कौन सा होता है कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। अब दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। ये क्या है? तो जो अंतस्थ व्यंजन है वो ऐसे वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो। जैसे स्वर भी ऊपर स्वर हो और ऊपर व्यंजन हो और नीचे स्वर हो, उनके बीच में जो व्यंजन होते हैं दैट्स ऑफ कॉल्ड अंतस्थ व्यंजन। इनमें कौन सा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बार पूछा जाता है। यार अलावा ये सभी अंतस्थ व्यंजन है। या का उच्चारण स्थान तलबी से होता है जी। र का यत्सल्य से होता है, मतलब दंतमूल से। और वत्सल्य मतलब हुआ मसूर से। ठीक है, यह दंतमूल से। और दशदोष्ट ऊपर के दांत से बा का उच्चारण। तलब का उच्चारण तालु से होता है जी। र का उच्चारण दंतमूल या मूसला से होता है, मसूरा से होता है। और ला का उच्चारण स्थान दंतमूल या मसूर से होता है। बा का निचला होठ से और ऊपर के दांत से होता है। यह सभी को कहा गया है सघोष और अल्पप्राण। यार अलावा जो है ना, इन सभी को सघोष भी कहा गया और अल्पप्राण भी कहा गया। नोट की बात करें, नोट यहाँ हमारे पास है, ये भी काफी महत्वपूर्ण नोट है। पहला नोट कहा गया कि या बा, ये अर्ध स्वर है, मतलब आधे स्वर है। ठीक है, ध्वनि जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन। ठीक है,
मतलब ये वैसी ध्वनि है ना, या बा वैसी ध्वनि है ना जिनके उच्चारण करते समय ये कभी कभी लगती है कि ये स्वर है या व्यंजन। ठीक है, स्वर है या व्यंजन, हमें कभी कभी लगता है ये स्वर है या व्यंजन, इसलिए कहा जाता है इसे अर्ध स्वर। अर्ध स्वर किन्हें कहा जाता है, या और बा को, ये क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। अर्ध स्वर कहा जाता है। जो रा है उसे लुंठित लुंठित कहा जाता है, और लुंठित का मतलब हुआ जिसके उच्चारण में जीभ तालू से छूकर स्पर्श करे, लोरहा कर स्पर्श करे, मतलब सता कर, एकदम पूरा लेट कर जो स्पर्श करे ना, रा के उच्चारण में वही होता है। जो हमारा जीव होता है जी, हमारा जो जीव होता है ये ऊपर के हिस्से को टच करता है, रह कर एकदम ऊपर के हिस्से को रूर कर टच करता है, जिससे र का उच्चारण होता है, रा शब्द का उच्चारण होता है। इसलिए रा को क्या कहा जाता है जी, ला को लुंठित कहा जाता है, लुंठित कहा जाता है। और लुंठित का मतलब क्या हुआ, लुंठित का मतलब हुआ कि वैसे लुंठित का मतलब क्या हुआ, लुंठित का मतलब हुआ कि उसे उच्चारण करना था तालु से, तो तालु से लुढ़क कर जीभ के पास आ गया। ठीक है, दंड के पास, जीभ के पास आ गया, मतलब जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श कर दी, उसे कहते हैं र कुंठित। ला पार्श्विक, ला पार्श्विक का मतलब क्या हुआ, इनके उच्चारण में हवा जीभ के पसले भाग से निकलती है, बगल से निकल जाए। मतलब जैसे जीभ हुआ ना, हमारा जीभ हुआ ये वाला, इधर वाला जीभ, इसके बगल अगल से जब हवा पास हो जाए, इधर बगल अगल से, बीच से नहीं, बीच से नहीं, तो इसे कहा जाता है ला पार्श्विक। ला जो होती है वो क्या होती है जी, पार्श्विक होती है, पार्श्विक होती है, ला पार्श्विक कहते हैं। इनमें क्या होता है कि जो हवा है जीभ के पसरे भाग से निकलती है, पीछे के भाग से निकलती है। अब चलते हैं तीसरा में, हम देखते हैं कि अब हमारे पास क्या है। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब हम तीसरे में बात करेंगे ऊष्म या संघर्षी। ठीक है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के बारे में। तो ये ऐसे व्यंजन हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख्य किसी स्थान विशेष, ठीक है, स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ होता है, और इससे गर्मी जो उत्पन्न होती है उसी के कारण उसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ये कौन कौन से व्यंजन है जी, तलावसा, मूर्धन्य, दंतिसा और हा है। दंतिसा आ है, तलावी सा का, तालब सा का उच्चारण स्थान तलब या अर्थात तालु से, स का उच्चारण स्थान मूर्धन्य से, और दंडी स का उच्चारण स्थल दंत मूल या मसूर से, और हा का उच्चारण स्थान कंठ के भीतर से स्वर यंत्रीय स्वर तंत्र से। इस कारण से इसे सघोष या महाप्राण कहा जाता है, लेकिन जो ऊपर तीन है उन्हें कहा जाता है अघोष या महाप्राण। एक उच्छिप्त आता है, उच्छिप्त में हम क्या बात करते हैं, उच्छिप्त के बारे में हम ये जानते हैं, एक ये है और एक ये है उच्छिप्त, मतलब जो द्विगुण प्रदर्शित करता है। अब चलते हैं उच्छिप्त का मतलब पूर्ण रूप से क्या हुआ, तो जिनके उच्चारण में जीव के पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे फिर झटके के साथ नीचे आ जाए, उसे कहते हैं। मतलब जैसे ये हमारी मूर्धा हुई, ये हमारा जीव हुआ, अब क्या करेगा, जो जीव है झटके से ऊपर जाएगा और ये झटके से नीचे आ जाता, तो इसे इस स्वर में, इस उच्चारण में क्या होता है, उच्छिप्त का निर्माण होता है। उच्छिप्त क्या है जी, हमारे पास ये है और ये, और इन्हें क्या कहा क्या जाता है, तो उच्छिप्त, उच्छिप्त कहा जाता है। अब चलते हैं नोट में, एक है नोट, क्या है ये कि ये जो र, ढ और र जो है हिंदी के विकसित व्यंजन है, विकसित व्यंजन, डेवलप्ड व्यंजन में से एक है, विकसित व्यंजन है, क्योंकि ये संस्कृत में नहीं था। ढ क्या है जी, ये जो ढ है, ढ क्या है जी, ढ क्या होता है जो, ये विकसित व्यंजन है,
ढ और र जो है वो विकसित व्यंजन में से एक है, और ये संस्कृत में पहले क्योंकि नहीं थे। दा क्या है जी, मूर्धन्य भी है, मूर्धन्य से निकलता है सघोष और अल्प प्राण, जबकि जो रा भी है मूर्धन्य, सघोष और अल्प प्राण है, दोनों तीन। अब चलते हैं आगत या गृहीत ध्वनियाँ। आगत का मतलब हुआ किस किस से संपर्क करके ये ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। जैसे का हो गई, खा हो गया, गा हो गया, जा हो गया, फा हो गया। इनके क्या देखते हैं, जो आगत ध्वनियाँ हैं उनमें क्या होता है, बीच में इधर एक बिंदु होता है, उसे ही हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे का के बीच में ये है बिंदु, खा के बीच में है ये बिंदु, गा के बीच में ये बिंदु, जा के बीच में है बिंदु, और फा के बीच में है ये बिंदु। स्पर्श होती है का जो का के नीचे जो बिंदु होती है ये क्या होती है, स्पष्ट स्पर्शी होती है, कंठ से निकलते हैं, कंठ और जिह्वा मूल से निकलती है, अघोष और महाप्राण होती है। इतनी ये होती है। जो खा होती है उसमें संघर्षी कंठ से जिह्वा मूल, अघोष, महाप्राण होती है। गा जो होती है वो उसमें संघर्षी कंठ व जिह्वा मूल, सघोष, प्राण की होती है। जा क्या होता है जी, जह जो होता है उसमें संघर्षी वात्सल्य, सघोष, महाप्राण होती है। और जो हमारा फा है वो उसमें संघर्षी दंतों से, अघोष, महाप्राण होता है। अब चलते हैं अयोग वाह के बारे में पढ़ने के लिए। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है अयोग वाह के बारे में। जो हमारा अयोग वाह होता है वो क्या होता है जी, अनुस्वर है, अनुस्वर और विसर्ग को ही हम अयोग वाह कहते हैं। तो हमारा जो अयोग वाह है, योग वाह जो है कौन सा है जी, अनुस्वर और विसर्ग को ही हम कहते हैं अयोग वाह। क्या है जी, अनुस्वर, हमारा अनुस्वर जो है, अनुस्वर और विसर्ग जो है हमारा, उसे ही हम अयोग वाह कहते हैं। अनुस्वर और विसर्ग को, अनुस्वर और विसर्ग को ही हम अयोग वाह कहते हैं। चलिए हम और आगे चलते हैं अयोग वाह के बारे में और जानते हैं। अनुस्वर के शीर्ष बिंदु वाला वर्ण इसे कहा जाता है, पहले को कहा जाता है शीर्ष बिंदु वाला वर्ण, और विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण कहा जाता है। तो शीर्ष बिंदु वाला वर्ण किसे कहा जाता है, तो अनुस्वर को कहा जाता है, और पार्श्व बिंदु वाला वर्ण जो होता है विसर्ग को कहा जाता है। इसके कुछ विषय संबंधित कुछ उदाहरण भी है। मतलब परंपरा अनुसार अनुसारी और विसर्ग को स्वर में नहीं रखा गया, स्वर में हम इन्हें नहीं रखते परंपरागत रूप से। किंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं है, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजन के उच्चारण की तरह इस स्वर की सहायता से होता है। व्यंजन में भी ये नहीं है, क्योंकि ये इनकी गणना स्वर के साथ होती है, और उन्हीं की तरह लिखने और इन्हीं की तरह उन्हें लिखना भी होता है। इनके लिए मात्राएं क्रमशः इस प्रकार की होती है और इस प्रकार की होती है, और इनका प्रयोग किया जाता है इन मात्राओं का। दूसरे शब्दों में कहें तो अनुस्वर और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन। क्या ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो अनुस्वर और है ना, ये लेखन की दृष्टि से क्या है जी, स्वर है, और उच्चारण की दृष्टि से उसे व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। काफ़ी अच्छी बात ये बोली गई यहाँ नोट में। और आगे चलते हैं अब हम, चूंकि इन दोनों को जातीय योग ना तो स्वर के, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये कही गई है कि जो अयोग वाह हमारे हैं ना, अयोग वाह जो है, ये अयोग वाह जो है ना, ये ना तो हमारे स्वर के श्रेणी में आते हैं, ना तो व्यंजन की श्रेणी में, इसलिए इन्हें अयोग कहा जाता है। क्या अयोग कहा जाता है। लेकिन वही जब हम बात करते हैं अयोग की, तो ना तो ये स्वर में आते हैं ना तो व्यंजन में आते हैं, और बाह का मतलब हुआ तब भी उनका उच्चारण होता है, इसलिए बाह कहा जाता है। ठीक है, तब भी उनका उपयोग होता है, उनका अर्थ होता है, इसलिए हम बाह कहते हैं। इसलिए अयोग प्लस और बाह अयोग बाह होती है।
अब वो और चलते। अब शब्दकोश देखने के सही तरीके किस प्रकार से हम शब्दकोश देखते हैं, तो क्या है, शब्दकोश को देखने का सही तरीका क्या होता है जी। शब्दकोश में वर्णों और अक्षरों के आने का क्रम हमें देखना होता है। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी में हम लोग किस प्रकार से जो वर्ण का डिक्शनरी होता है, हिंदी वर्ण का जो डिक्शनरी होता है, उसमें किस प्रकार से हमें देखना चाहिए इस तरह। शब्दकोश में पहले क्या आता है जी, शब्दकोश में पहले स्वर और बाद में व्यंजन का क्रम आता है। पहले स्वर और बाद में व्यंजन। शब्दकोश में अनुस्वर और विसर्ग का स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता, इनके साथ कोई होता है, ठीक है, लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में आ औ से पहले स्थान मिलता है उनका। जैसे कंग कहा कहा, के को के कै को कौ, इस प्रकार से आगे का उच्चारण उन्हें मिलता है। शब्दकोश में पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्ताक्षर का क्रम आता है। पूर्ण वर्ण के बाद जो पूर्ण वर्ण होता है उसके बाद संयुक्त अक्षर मतलब दो स्वरों से जो मिलकर बना संयुक्त अक्षर का निर्माण होता है। जैसे कंग कहा, का कहा, कौ कौ तक गया। इसके बाद में क्या, क्रा क्रा, कह। तीसरा दूसरा क्या है हमारे पास कि शब्दकोश में छत्र ज्ञ कोई पृथक शब्द संग्रह नहीं मिलता, उनमें कोई पृथक शब्द संग्रह नहीं होता क्योंकि वे संयुक्त अक्षर हैं, दो शब्दों से मिलकर बने। अतएव इनके संबंधित जो शब्द हैं उन्हें ढूंढने के लिए संयुक्त अक्षरों के पहले अक्षर वर्ण वाले खाने में जाना चाहिए, मतलब पहले वर्ग के पहले सदस्य में जाना चाहिए। यदि हमें का यदि सा जाना है, छा है, तो हमें पहले खाना का और तलसा को लेना पड़ेगा। ये संबंधित अर्थ ढूंढने में हमें ढूंढना हो तो हमें का वाले खाने में जाना होगा। इसी तरह त्रा में त और र मतलब तरा वाले खाने में जाना पड़ेगा, ज्ञा में जा वाले खाने में और स्रा में सा वाले दंती तालाब खाने में जाना पड़ेगा। जो ड या ना र ये कोई शब्द शुरू नहीं होता है, इनसे स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलते, ये नहीं मिलते। जो पांचवा हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है ना, वो मुख्य रूप से शब्दकोश में नहीं मिला करते। आपका इतना देखने के लिए शुक्रिया। अब हम इसके बाद हम चलेंगे क्या करने के लिए, इसके बाद हम कुछ जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। इसका हम आपको लिंक भेजेंगे, चाहे अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए।